देखो बेटा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, उससे आपका कॉन्सेप्शन इस फ्लक्स के बारे में कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फ्लक्स अभी तक हमने पढ़ा, इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं कितना, ई डॉट डी ए, सॉरी ई डॉट ए। ठीक है ना, अभी के लिए जो अभी तक पढ़ा है ई डॉट ए। ई इज व्हाट, इट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाद में ये बन जाता है ई ए कॉस थीटा। दिमाग में रखना, ये ए तो ए है, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा वही परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको कहा था खाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास करता है। लेकिन जब आप इसको खाली इस फॉर्मेट पे लिखोगे ना, किस फॉर्मेट में, ई डॉट ए, उस टाइम ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई इज द ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली परपेंडिकुलर पोर्शन नहीं। जब परपेंडिकुलर पोर्शन दिमाग में लाओगे तब फॉर्मूला है that phi is equal to perpendicular portion of the electric field multiplied by a, और perpendicular portion कौन है, e नहीं है, e cos theta है। so जब लिखेंगे e cos theta into a, what does it mean, perpendicular field into area। जब इस फॉर्म में लिखोगे ये है क्या, e वेक्टर डॉट a वेक्टर, दिस इज टोटल फील्ड डॉट विद एरिया वेक्टर। हाँ, ई परपेंडिकुलर फील्ड नहीं है, ई तो टोटल फील्ड है, परपेंडिकुलर फील्ड पोर्शन कौन सा है, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना खुद को। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, राइट। ए इज व्हाट, द एरिया थ्रू विच द फील्ड इज पासिंग, एंड दिस थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल बिटवीन टोटल फील्ड ई एंड area vector, not the angle between the electric field and the plane, but it is the angle between the electric field and the area vector which is drawn normal to the plane or normal to the surface। ठीक है, अच्छा बेटा, अब क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, सपोज ये मान लो ये मेरा एरिया है, दिस इज द एरिया। ठीक है, एक डिस्क है, यहाँ से फील्ड आ रहा है, दिस इज द फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ इस डिस्क का पहले तो आप जज कर लो कि नॉर्मल कैसे बनाओगे, एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, सीधी सी बात है, इट इज ड्रॉन लाइक दिस, दिस इज योर एरिया वेक्टर। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, हर टाइम 0। द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, है ना। क्या 0 ये हर बार बनाएगा, इस एरिया के हर पोर्शन पे क्या एंगल 0 होगा, यस। इस एरिया का, इस पूरी डिस्क का आप ये पोर्शन कनेक्ट करो, यहाँ पर अगर नॉर्मल सोचते हैं तो यहाँ पर के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर नॉर्मल डालो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, कहीं पर तुम नॉर्मल डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दिस 0 डिग्री इज नॉट गोइंग टू change. So if the angle is not going to change, though I can write flux is equal to E vector dot A vector, which is equal to mod E into mod A into cos of 0 degree, or I would write mod E mod A cos of theta, where theta is the angle made by the area vector with the electric field, and this angle is same throughout. Now consider one more situation. अब मान लो ये एरिया है, ठीक, ऐसा एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेचारा यूनिफॉर्म है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा, लेकिन क्या गड़बड़ कर रहा है, अब एरिया का टाइप गड़बड़ कर रहा है। सर क्या टाइप, एरिया टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, व्हाट इज थीटा, दिमाग में रखना, थीटा इज द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विद व्हाट, विद द एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एरिया। तो ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीट किया ना, तो यहाँ पर नॉर्मल डाल दो एरिया पे, ये एरिया पे नॉर्मल आएगा। सर कैसे आएगा ये, इसको जूम इन कर दो तो ये 90 डिग्री एरिया पे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो आपने 90 डिग्री डाला ना, ये नॉर्मल, ये यहाँ 90 नहीं है, एरिया को देखो, इट्स नॉट द सेम नॉर्मल दैट विल बी 90, यहाँ तो कुछ और एंगल ये वाला नॉर्मल बनाएगा। सो दिस नॉर्मल इज स्पेसिफिक, इट इज confined to this portion, which means इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है ना हर पार्ट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाता है एंगल। देखो मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखो मैं
आपकी आसानी के लिए वही कर रहा हूँ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को यहाँ पर कितना एंगल दे रहा है, ये 30 डिग्री नॉर्मल के साथ। अब यहाँ का एरिया भी तो है, लेकिन यहाँ नॉर्मल वेक्टर कैसा बनेगा, जो एरिया के नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है। इसके साथ फील्ड कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ फील्ड डिफरेंट एंगल बना रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसा ही है ना थ्रूआउट, ये एंगल बना रहा है, दिस इज द एंगल, ओ सॉरी, दिस इज द एंगल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम 30 डिग्री। अच्छा इस पार्ट पे देखो एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा, इसके साथ ये फील्ड कितना एंगल बना रहा है, अ डिफरेंट एंगल। सो द एंगल, अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि ये सरफेस ही टेढ़ी है ना, तो एरिया वेक्टर बदलता जाएगा। एरिया वेक्टर तो एरिया को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है छोटे से एरिया को, ठीक है ना। अब देखो ये जो फील्ड था हमारा, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। सो वी गॉट टू नो that there could be cases where an area is not flat. If the area is not flat, the electric field will not make equal angles with the area vector because there will be many area vectors. ठीक है, सो इस केस में ये लिख देना कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इट विल बी ई मॉड ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कौन सा थीटा, नाउ अब आप बोलते थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, तो आपसे नहीं पूछेगा कौन सा एरिया वेक्टर, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे एरिया वेक्टर है, किस एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो। तो हाँ, इस केस में आपको हर एरिया वेक्टर का अलग अलग फ्लक्स निकालना है, मतलब इस पोर्शन पे आपको अलग से फ्लक्स निकालना है, इस पोर्शन पे अलग से फ्लक्स निकालना है, इस पोर्शन पे अलग से, इस पोर्शन पे अलग से फ्लक्स निकलेगा। ये कैलकुलस से सॉल्व होगा, ठीक, ये चीज़ कैलकुलस से सॉल्व होगी। देयरफॉर हियर इन दीज केसेस वी फाइंड flux over a very small area. So let that small area be this. See, let that small area be this. मान लो ये वो small area है, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये small area है, ठीक है। ओके, इस स्मॉल एरिया का नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, सॉरी ये सरफेस एरिया वेक्टर है। सो इट इज, ये एरिया है कितना, ये एरिया बहुत छोटा है, तो इसका ए वेक्टर नहीं, इसका डी ए वेक्टर, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा यही है जो था पहले से, ये तो हमारा वही है सबके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है तो ये हर एक के साथ सेम बिहेवियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक नॉर्मल डिफरेंट है। तो ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ लाइन एक ही बनाई है, लेकिन ये हर जगह ऐसा ही होगा। अब कौन पूरी लाइंस बनाएगा, तो ये हर जगह, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऐसा ही होगा अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। सो ये डी ए है और ये ई है। तो यहाँ पर बताओ इस छोटे से एरिया का फ्लक्स, सर इस एरिया का फ्लक्स जो होगा वो भी छोटा होगा, सो इट विल बी डी फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोटा नहीं आएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई क्यों नहीं लिखा, अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर एरिया के लिए छोटा हो बड़ा हो यूनिफॉर्म है। सो इट इज ई डॉट, हाँ डी ए आएगा। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। सो इफ आई हैव टू, देन आई विल टेक another small, then I'll take another small area, यहाँ अलग एरिया वेक्टर बनाऊंगा, फिर यहाँ से फील्ड, फिर एक और एरिया, फिर एक और एरिया, फिर एक और एरिया। सो एरिया नंबर 1, एरिया 2, 3, 4, 5, इन सारे एरियाज का फ्लक्स निकालूंगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो द टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रल डी फाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। बात खत्म। और डी फाई इंटीग्रल क्या होता है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। व्हाट इज ई, सर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। सो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या इस ई और डी ए में तुम्हें एंगल पता है कितना होगा, डू यू नो
the angle between E and DA? No, it's changing. How and why is it changing? समझना एक बात, देखो मैं इस E में और इस DA में एंगल फिक्स नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है कितना एंगल है E और DA में। क्यों? देखो जब आप एलिमेंट नंबर 1 की बात करो, E में और DA में एंगल मान लो 30 डिग्री। मैं कहता हूँ आप एलिमेंट नंबर 6 की बात करो, मान लो 6 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये दिस इज एलिमेंट नंबर 6। यहाँ पर तो तुम्हारा एरिया वेक्टर DA ये है, दिस वन एरिया वेक्टर। व्हाट इज E? ये है ना E, इसमें और DA में एंगल कितना है? 0। तो इसका मतलब जब E डॉट DA लिखा जाता है, यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि भाई इस डॉट प्रोडक्ट को खत्म करने का हमारे पास जरिया है ही नहीं है ना जरिया, क्योंकि डॉट के लिए जरूरी है कि मॉड E मॉड DA इंटू कॉस थीटा लिखा जाता, बट एवरी DA हैज अ डिफरेंट एंगल विद E, सो इट इज नॉट ईजी टू इंटीग्रेट दिस। ये बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, अनलेस अगर ऐसा होता कि E में और हर DA एलिमेंट में एक कॉमन एंगल होता, मान लो वो एंगल थीटा होता, तो मैं इसको लिख सकता था इंटीग्रल E DA cos ऑफ दैट थीटा, बट द थिंग इज दैट दिस थीटा इन इटसेल्फ इज वेरिंग। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लकीली आपके कोर्स में वो केसेस आएंगे जिनमें E और DA यानी कि हर छोटा एलिमेंट जो आप चूज करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या रहेगा? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो रहा है, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में इसमें चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपके कोर्स वर्क से बाहर हो जाएगी। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट DA। इसको फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट DA, सिंपली रिमेंबर इट। ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, इसको इंटीग्रल को ये बनाया जाता है, दिस टेल्स यू इट्स कॉल्ड अ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग फॉर द होल ऑफ सरफेस। सो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट DA। ये एक और तरीका है लिखने का, किसको? फ्लक्स को। सो हमने ये जाना कि अगर जो सरफेस आपकी है, जो गिवन सरफेस है, इफ दैट सरफेस इज नॉट फ्लैट, so we have to write flux not E dot A, simply we have to write it E dot DA, integral E dot DA, where E is the external electric field and DA is the small area element. So ठीक है, इतना इसको लिखा जाता है, बस आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है। मैंने कहा ना, लकीली आपको ये इंटीग्रल कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोर्स वर्क में वही प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये इंटीग्रल या तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा या तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप अपनी बुक्स को ये लिखते हुए हमेशा देखोगे। लिखना पड़ता है बट सॉल्व नहीं करना पड़ता। आप कहोगे ये अजीब चीज़ है, लिखना पड़ता है सॉल्व नहीं करना पड़ता, मैं वो दिखा दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो अब से याद रखना, अगर तो फ्लैट सरफेस है, क्या है? फ्लैट सरफेस, तब भी अगर आप इंटीग्रल E डॉट DA लिख दो ना, कोई परेशानी नहीं है। फ्लैट सरफेस के लिए मुझे पता है दिस इज सफिशिएंट, E डॉट A। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें फ्लैट पोर्शन भी होता है और कर्व्ड पोर्शन भी होता है, तो उनमें फ्लैट पोर्शन भी है, कर्व्ड पोर्शन भी है। फिर हम फ्लैट के लिए लिखें E डॉट A और कर्व्ड के लिखें इंटीग्रल E डॉट DA। इससे अच्छा है एक यूनिफॉर्मिटी ले लो, ऐसी यूनिफॉर्मिटी जो दोनों में काम आए, फ्लैट में भी और कर्व्ड में भी। सो कैलकुलस तो हर जगह काम आता है, यूनिफॉर्म हो ना हो। तो इसीलिए देखा जाता है बुक्स में, आप डायरेक्टली E डॉट A नहीं देखोगे कि लिखा हुआ होगा बुक्स में। बुक्स में ऐसे फ्लक्स को लिखा जाता है इंटीग्रल E डॉट DA, सो दैट कि अगर कहीं कोई कर्व्ड सरफेस भी हो तो वो भी एनकम्पास हो जाए, उसका भी काम बन जाए। ठीक है, फ्लैट सरफेस की दिस इंटीग्रल E डॉट DA calculus, it is valid for flat surfaces, it is valid for curved surfaces, it can tackle anything, whereas this is valid only for flat surfaces. So why not use this one which can tackle everything? इसीलिए बुक्स प्रेफर करती हैं लिखना इंटीग्रल E डॉट DA, राइट? ओके, ठीक बेटा,
अच्छा, एक चीज याद रखना दिमाग में एक बात रखना, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको दिमाग में बैठा लो, इट इज सिंपली फ्लक्स। अब आप कहोगे सर पढ़ तो रहे हैं कि ये फ्लक्स है, क्यों बोल रहे हो याद रखने के लिए? इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। दिमाग में याद रखो इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब आपको क्या क्या करना है दिमाग में आपको ये याद रखना है कि भाई ये कोई इंटीग्रल नहीं है जो सॉल्व करना है, मुझे पता है कि ये इंटीग्रल क्या देता है, फ्लक्स। क्या देता है? फ्लक्स। दैट्स इट। मान लो मुझे एक कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है मेरे पास, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो दिस एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब, बहुत बड़ा इंटीग्रल, और एंड में डी एक्स है। मुझे वहां से कोई आके बोलता है भाई इसका आंसर 2 है, मैं लिमिट देता हूँ 0 से 3 तक, मुझे कोई वहां से आके बोलता है भाई इसका आंसर 2 है, ठीक है। वो मुझे कोई एक छोटा सा फॉर्मूला बोलता है यार इस फॉर्मूला से तुझे डायरेक्टली पता चलेगा इस इंटीग्रल का आंसर कितना है, वो कितना है 2। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ, अब गया, मैं क्यों सॉल्व करूँ, मुझे पता है आंसर 2 आने वाला है। उसी फॉर्मूला से कोई और इंटीग्रल का शॉर्टकट से आंसर मुझे पता है 2, इंटीग्रल सॉल्व ही मत करो, ठीक है ना। अगर कोई वे आउट है तो इस फ्लक्स के साथ ऐसा ही है, आप ये याद रखो इंटीग्रल ई डॉट डी आपको फ्लक्स देता है, ठीक, सिंपली फ्लक्स देता है। ये दिमाग में मत रखो कि मुझे इस इंटीग्रल को ज़रूरी सॉल्व करना है, राइट, ओके। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन एक्चुअली, वो अब आपको न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगा। देखो पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला ये है, समझने वाली बातें और कुछ नहीं, सब आसान है। देखो कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मैंने आपको पहले कहा, देखो फ्लक्स की वो डेफिनेशन दिमाग में बैठा लो, दैट इट इज पासिंग और मूवमेंट ऑफ समथिंग थ्रू और अलोंग अ सरफेस, नॉट अलोंग, सॉरी, थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ बाउंड्री, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो बाउंड्रीज आर व्हाट, सरफेसेस। अब देखो मेरे पास एक स्क्वायर, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर पे इसने एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, एक चार्ज। बताओ भाई स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं तो स्क्वायर के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। व्हाट इज फ्लक्स? पहली बात तो ये चार्ज है, चार्ज देगा इलेक्ट्रिक। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, है ना, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्क्वायर है व्हाट इज इट, यूनिफॉर्म प्लेन है ना, ये कर्व तो नहीं है। सो मैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई डॉट ए, है ना, ए इज द टोटल एरिया, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऐसे होता है ना, ऐसा ही होता है ना। अगर बेटा आप देखो ना, इस लाइन में से एक भी लाइन थ्रू नहीं जाएगी, ये सारी लाइंस ग्रेज करती हुई जाएंगी, right? All the lines are going to just touch the surface of the square and pass over and below it. There is no line that is going to cross this what, square. So उस इंट्यूशन से मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स फाई कितना है, 0। ये तो हो गया इंट्यूशन से। फ्लक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको काम इंट्यूशन से बन जाएगा। अब चलो यहाँ से देखते हैं। So flux is phi, which is integral E dot dA, which is equal to E dot A, which is equal to electric field. तो चलो ठीक है, mod E mod A into cos of theta. Where is theta? Theta is the angle made by the electric field with the area vector. अगर एरिया ये स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल टू इट, इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा ऊपर की तरफ। So that will be perpendicular to this plane, क्योंकि area vector होता है ये perpendicular to the surface. Now these electric field lines, ये देखो electric field lines, which are, they are in the plane of the square, are they not? So
जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस इन द प्लेन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. सो ये आपको मिलेगा cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर phi is equal to 0. So the electric field will be equal to 0, even if we know कि इंट्यूशन से आप इसको बोल दो क्या, फाई कितना, 0. अब जैसे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आप ये नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ इंट्यूशन, नहीं, वहां पर आपको ये सब करने की ज़रूरत है. ठीक है ना. ओके, राइट. Now, question number 2. याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दे शुड पास थ्रू देम. थ्रू का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ द अदर वन. देखो, मैं ये सवाल को फिर से करा रहा हूं. अब समझो सोल्यूशन इसका. कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच ऑफ द 5 सर्फेसेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर. समझना, देखो समझने की बात है. ठीक है. Right, this is your wedge. This is A, this is D, this is E, and this is F. This is C and this is B, and that's it. Okay. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा. नाउ कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस. देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा है, फ्लक्स को पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. फ्लक्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू प्लेन्स, सरफेसेस. ये 3D फिगर है ना, तो इस 3D फिगर में आपको फ्लक्स देखना है किसके थ्रू, सरफेसेस के थ्रू. तो सेपरेटली देखा जाएगा, हर सरफेस का सेपरेटली बनेगा. फिर अगर आपको पूरे फिगर का देखना होगा तो इन सारी सरफेसेस को ऐड करके देखना है कितना फ्लक्स टोटली इस पूरी फिगर के थ्रू जा रहा है. बट बाय एज फार एज बिल्डिंग अप द क्वेश्चन इज कंसर्न, आपको सरफेस वाइज जाना है. ओके. एक सरफेस है ए डी ई एफ. मैं 1 by 1 करता हूँ. फॉर ए डी ई एफ मैंने कहा आदत डालो इंटीग्रल लिखने की. फ्लक्स, इसको मैं phi1 बोलता हूँ. फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए. यहाँ इंटीग्रल, दिस इज इट, इंटीग्रल ई डॉट डी ए. अब देखते हैं, क्या ए डी ई एफ, क्या ये एक स्ट्रेट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है? क्या इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमारा है, क्या ये हर जगह ऐसा ही होगा? यस. सो इट विल बी सिंपली रिटन एज ई डॉट ए, विच इज ई, तो ई है, मॉड ई मॉड ए. अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसकी हाइट को बी मानता हूँ, और सॉरी ये दोनों ए हैं, बी तो यहाँ से यहाँ तक है. देखो बेटा, बी इज दिस, तो ये भी बी है, और ए देखो कौन है, ए यहाँ से यहाँ तक है. दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो बी, राइट. तो इसने कहा कि ई इंटू ए, एरिया क्या है इस फेस का, दिस बी इंटू दिस बी, यानी कि बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल, अब ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस सरफेस वेक्टर एंड ई. इस सरफेस का वेक्टर कहाँ को बनाओगे, नॉर्मल वेक्टर बाहर, याद रहा ना, बाहर हमने वो डिस्कस किया. इट विल बी आउटसाइड. क्यों? क्योंकि इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ 3D फिगर, तो आउटसाइड. सो दिस इज द एरिया वेक्टर. ठीक है. एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल कितना, नीचे लेके आओ, टेल टू टेल ज्वाइन करो वेक्टर्स को, तो 180 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 180,
which is equal to minus EB square because cos 180 is minus 1 for नेक्स्ट एरिया कौन है ABCD इसका ऊपर का प्लेन अच्छा ABCD का एरिया कितना है फ्लक्स कितना है φ2 मान लो इंटीग्रल फिर से E डॉट DA1 मैं बोलता हूँ इसको ठीक है DA2 इज इक्वल टू क्या इसका भी सिंपली E डॉट A2 लिख सकते हैं हाँ E डॉट A2 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ A2 कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ AB इंटू कॉस ऑफ नाउ ध्यान रखना एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल वेक्टर अच्छा देखो बच्चा एक चीज़ दिमाग में रखो ये जो ABCD का नॉर्मल है ना ये कैसे बनेगा ये इस सरफेस के नॉर्मल होगा और बाहर को ऐसा ये ऐसा नॉर्मल होगा राइट इसके साथ ये E कितना एंगल बनाएगा जबकि आपको वहीं से दिया गया दैट दिस एंगल इज थीटा अब समझना एक बात देखो जहाँ तक एंगल्स का सवाल है ना ये एंगल आपको दिखेंगे नहीं तब तक जब तक ना आप इस वेज को इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन बनाओ सर क्या बोल रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन देखो बेटा मैं आपको बोलता हूँ जैसे आपके पास एक टेबल है नोटबुक पे टेबल ऐसे बनाते हो ना ये जो ऊपर की लाइन बनाई है टॉप की ये लाइन है कि ये सरफेस है ये सरफेस है आपको दिखी कैसी सर हमें तो ये लाइन दिखी देखने का फ़र्क है उसी तरह से जो ये सरफेस है ABCD अगर आपको ये एज लाइन देखनी हो तो आपको पता है क्या दिखेगा समझना तो आपको इस वेज को ऐसे देखना पड़ेगा ये AF और B दिखेगा AF और B दिखेगा और ये जो आपको AB दिख रहा है ना असल में ये वही प्लेन है कौन सा ABCD वाला है ना ठीक तो यहाँ पर कितना एंगल था अरे यार ये क्या हो रहा है इसको यहाँ पर कितना एंगल था थीटा ये नॉर्मल था इस ABCD प्लेन का 90 डिग्री और यहाँ से आपका फील्ड हॉरिजॉन्टल था फील्ड तो हॉरिजॉन्टल ही था ना राइट सो एंगल दैट एंगल किसके बीच में लेना है यहाँ पर जो कॉस हमें चाहिए था फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में दिस इज द A2 वेक्टर अब बताओ एंगल कितना होगा पहली बात क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा है अल्टरनेट एंगल अगर ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा सो यहाँ आएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जब एंगल विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो तो लाइन की तरह बनाओ इसको ठीक है cos of 90 minus theta which is EAB cos 90 minus theta is sin theta this is phi 2 right through what A B C and D okay अच्छा ठीक है अब मैं लेता हूँ फॉर प्लेन AF एंड B देखो AFB पे इंट्यूशन चला लो AFB क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको छू के निकल जाएगा AFB के पार तो नहीं हो पाएगा राइट AFB के पार नहीं हो पाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसे भी अगर नॉर्मल के तरीके से सोचना चाहो तो AFB पे जो नॉर्मल है वो बाहर की ओर आएगा और 90 डिग्री बनाएगा AFB के साथ है ना तो फील्ड के साथ भी ये कितना बनाएगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी वही 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये 3D में 90 है समझ गए सो क्योंकि एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है तो यहाँ पर फाई कितना आएगा 530 उसी तरह से AFB के साथ होगा वही जो DEC के साथ होगा एंड फॉर DEC इसको मैं लिखूँ 5 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर FBCE 5 इज इक्वल टू 0 देखो ये जो FBCE है ना नीचे वाली सरफेस ये वाली सरफेस इस पे नॉर्मल कैसे पड़ेगा डाउनवर्ड नॉर्मल आएगा जरा इस डाउनवर्ड नॉर्मल के साथ E कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0 होगा ये तो हो गया नॉर्मल की बात इंट्यूशन से क्या पता चलता है भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ग्रेज करके चला जाएगा इसको टच करके निकल जाएगा इसके थ्रू नहीं जा पाएगा ठीक है बिकॉज इट्स पैरेलल टू द सर्फेस सो 5 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू द सर्फेस एंड नॉर्मल टू द सर्फेस वेक्टर ठीक है okay so 5 is equal to 0 so if there is flux it's only through A D E and F and then A B C and D A D E F के बीच में कितना है E B स्क्वायर और उसके थ्रू कितना है E A B साइन थीटा दिस इज 5 and this is 5 2 क्या एक चीज़ है देखो बच्चा एक और बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ से गंद का सफाया करता हूँ सो दिस इज A एंड दिस इज B सॉरी
दिस इज दैट इज, ये हाइपोटेन्यूज कितना है ए एंड दिस इज बी. सो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बी बाय ए. सो क्या मैं बोल सकता हूँ ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी. इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ. ए साइन थीटा को बी लिख सकता हूँ, तो फाई टू कितना मिलेगा तुम्हें ई बी स्क्वायर, बिकॉज ए साइन थीटा इज बी. अगर तुम्हें ये ई बी स्क्वायर के बराबर मिला, अब समझो, पूरी बात समझो. देखो, इस पूरे फिगर के थ्रू फ्लक्स अगर तुम्हें कोई पूछे तो हमें सरफेस वाइज चलना है, जो कि हम चले हैं. दिस एंड दिस. Flux is what? It's a scalar. Therefore, net flux is simply obtained by adding them. Therefore, total flux phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4 plus phi 5. phi 5 0 है, phi 4 0 है, phi 3 0 है. phi 1 कितना है? माइनस ई बी स्क्वायर प्लस phi 2 कितना है? ई बी स्क्वायर. नेट कितना है? 0. अब दिमाग में रखो. Therefore, the total flux passing through this entire surface as a whole is how much? 0. But individually through surfaces it is not 0. Okay? इसको और गहराई से समझने की जरूरत है, वो देख लो आप कैसे. ये पढ़ा है इसीलिए. देखो, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी 3D ऑब्जेक्ट में एंटर हो गई, इसको बाहर निकलना ही निकलना है ना. ये कहाँ जाएगी? खो तो नहीं जाएगी ना अंदर. अब आपको कि सर आपने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. मैंने कब बोला ये कंडक्टर है? ठीक है ना, राइट. इट इज नॉट अ कंडक्टर, इट इज अ फिगर, इमेजिन्ड फिगर. ठीक है. सो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस तो आ गई अंदर. देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस. सो देयर इज एन इनफ्लक्स, बट अगेन द सेम लाइंस दे विल ट्रेवल फॉरवर्ड ना, तो इनको आउटलेट मिल जाएगी. सो आई थी कितनी? मान लो 10 लाइंस आई. किस फेस के थ्रू? ए एफ डी ए, इस फेस के थ्रू. तो वही 10 की 10 लाइंस इस फेस के थ्रू चली जाएंगी. तो ऐसा, इसी वजह से आपने देखा जो फ्लक्स इस फेस के थ्रू आया, ए एफ डी ई, जो फ्लक्स ई डी, ई यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, जो फ्लक्स ए एफ ई डी के थ्रू आया वैल्यू ई बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम फ्लक्स आया आपको ए बी सी डी के थ्रू, ए बी के सी डी के थ्रू प्लस ई बी स्क्वायर. अब प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि ए एफ ई डी के थ्रू अंदर आ रहा था, ए बी सी डी के थ्रू बाहर जा रहा था. तो अंदर आने वाला फ्लक्स आपको नेगेटिव मिल जाता है और बाहर जाने वाला फ्लक्स आपको हमेशा पॉजिटिव मिल जाता है. सो यहाँ ये इंडिकेशन थी, हाँ, कि जितना फ्लक्स ए एफ ई डी के थ्रू अंदर आएगा और फ्लक्स को अगर बाहर जाना ना, तो एक ही सरफेस है जिसके थ्रू बाहर जा सकता है, विच इज ए बी सी डी. बाकी के थ्रू तो फ्लक्स है ही नहीं. सो अगर ए बी सी डी के थ्रू इसको बाहर जाना है और कोई फ्लक्स अंदर गायब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ई बी स्क्वायर जो अंदर आया उसी को तो बाहर जाना है, तो वही तो एसोसिएटेड होगा ए बी सी डी के साथ, जो आपको आंसर भी मिला था ई बी स्क्वायर. ठीक. देखो बेटा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये बकवास मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको बकवास लग रहा हूँ. कोई आपको बोले कि भाई ऐसा एक सिस्टम है हमारे पास, ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर ये, यार ये क्या बन गया, मान लो बाउल है, ठीक है, देयर इज अ बाउल, ऐसी बाउल है. मैं कहूँ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक, ये किस एरिया के थ्रू आ रहा है? ये जो इसका सर्कुलर माउथ है, ठीक. मैं कहूँ इस सर्कुलर माउथ के थ्रू फ्लक्स आया फाई. कितना आया? अंदर फाई. क्या आप में से मुझे कोई बोल सकता है ये जो सरफेस अब है, कौन सी? कर्व्ड सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? इसके थ्रू भी सेम फाई होगा, बस फर्क ये है इसके थ्रू ये वाला फाई बाहर जा रहा होगा. क्योंकि भाई देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो आया, बाहर भी तो जाना है, अंदर खो तो नहीं जाएगा अनलेस एक कंडक्टर हो. एक कंडक्टर तो है नहीं, तो ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, और किसके थ्रू बाहर गया? भाई एक ही सरफेस है जिसके थ्रू बाहर जा सकता है, ये वाली है. और अगर पूरे के पूरे को बाहर जाना ही है, तो इसका मतलब जितना इस सरफेस के थ्रू अंदर आया, उतना ही इस सरफेस के थ्रू, दूसरी सरफेस के थ्रू बाहर गया. ठीक है बेटा, ओके.
तो अब आप मुझे बोलो, क्या आपको इस वाली सरफेस के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत है? No, we don't need to, because we already have the flux that came through this surface. We know the same is going to go out, and there is only one surface that through which it can go out, and this is this surface. So this surface must also have a flux of phi. But of course it will be plus phi, this one be minus phi, because this is coming in, this is going out. Net flux minus phi plus phi, it is zero. इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। आप हर फिगर के साथ ऐसा देखोगे, कोई भी 3D फिगर हो, कोई भी 3D फिगर हो जिसमें एक से ज़्यादा सरफेसेस हों और वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएं, एक्सटर्नल बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस फिगर के थ्रू कोई फ्लक्स कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अनलेस उस फिगर के अंदर से जनरेट हो रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यही क्यूब, मान लो ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर से जब तक ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो तो इसके थ्रू फ्लक्स कभी नहीं होगा। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एक्सटर्नल मतलब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर जाएगा तो बाहर भी तो आना है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो। देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू an object or an imagined 3D figure will always be zero if the electric field is external. राइट? इस चीज़ को दिमाग में रखो। जैसे बच्चा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलूँ ये आपके पास एक सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर है। आपको कोई बोले भाई इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स अंदर आया, तो बताओ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? यहाँ से फाई, तो यहाँ से भी फाई जाएगा बाहर, ठीक है? राइट? ओके, सो दिस इज, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल तो हो गई ना, कौन सी वाली? ये फ्लैट प्लेन वाली, इंक्लाइंड प्लेन वाली। अब दूसरी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे मुझे कुछ और आपके दिमाग में बैठा देना है। जब तक बैठाएंगे नहीं तो आपसे कुछ न्यूमेरिकल फिर सॉल्व नहीं होने वाले। ये कट करते हैं। अगर आप सही मानो तो मैंने पूरा दिन इस बात में दिया है कि मैं ये फ्लक्स का चैप्टर, फ्लक्स का टॉपिक कैसे पढ़ाऊँ का मतलब मुझे आता तो था, लेकिन मुझे ऐसे सोचना था कि तुम्हारे दिमाग में ये बात चिपक जाए, ठीक है? अब ये कह रहा है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर। देखो बच्चा, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन का टेस्ट है। अरे ये क्या बन गया? आपके पिकअप का टेस्ट है, ठीक है? इसको हम एनक्लोज करते हैं, रुको। ओके, सो दिस इज इट। मान लो ये है, ठीक? ऑल्दो ये वैसा तो है नहीं अभी, चलो ठीक है, पूरा बनाते हैं ऐसा। यार ये क्या बन गया? एक मिनट, क्या बात है? पार्शियल इरेजर, ओके, हाँ अभी ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दिस वन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई कह रहा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। देखो ये जो चीज़ है ना, इसकी कितनी सर्फेसेस है? दो मेन सर्फेसेस है। एक जो कर्व्ड नहीं है, ये कर्व्ड नहीं है, फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर फ्लैट सरफेस। दूसरी जो कर्व्ड है, देखो कर्व्ड पोर्शन ये वाला है, ठीक? दिस इज द कर्व्ड पोर्शन। अगर बात ऐसी है कि इस तरह का कुछ हिसाब किताब है, देखो मैं क्या करूँगा काम, यहाँ इंट्यूशन की बात है। देखो मान लो कि मैं इसको सरफेस 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ। फ्लक्स 1 बाय 1 करते हैं। थ्रू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब
क्या मैं इस इंटीग्रल ई डॉट डी एस को ई डॉट डी ए हम लिखते थे, कभी कोई बुक डी एस लिख देगी, कभी डी ए लिख देगी, घबराना नहीं, बात एक ही है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब सोचते हैं, ई डॉट डी ए तो सर लिख लिया, क्या ई डॉट डी ए को सिंपली ई डॉट ए लिख सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि भाई फील्ड तो यूनिफॉर्म है और एरिया फ्लैट है, ई डॉट ए, ओके, विच इज मॉड ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब समझना, यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय एरिया वेक्टर। इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा? यहां बाहर जा रहा होगा, ए, ठीक है। सो ई और ए में एंगल 180, सो इट इज ई ए minus e cos 180 is minus 1. What is the area of it? It is minus e pi r square, circle है ना, so minus pi r square e is the flux through 1 minus pi r square e. Okay, right. अब देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। दूसरा स्टूडेंट बड़ा मेहनती है, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो 2 के थ्रू फ्लक्स निकालना है, वो लिखेगा ये, इसको मैं फाई 1 लिखता हूँ। वो कहेगा भाई फाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका है वही इसका भी है, तो ई तो सेम आएगा, डॉट डी ए, इसको डी ए 1 लिखते हैं, इसको डी ए 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि भाई ई डॉट डी ए 2, चलो डी ए ही लिख लो, डी ए 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ई डॉट डी ए दूसरे वाली शेप में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, इट्स नॉट अ फ्लैट एरिया, क्योंकि हर जगह ई और ए में एंगल चेंज हो रहा है। देखो इस कर्व्ड एरिया का यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसका एरिया वेक्टर इस छोटे से एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, यहां पर एरिया वेक्टर बच्चा ऐसा होगा, ठीक है, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और हर जगह एरिया वेक्टर डिफरेंट होगा। तो अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर जगह डिफरेंट है तो उसका एंगल ई के साथ हर जगह क्या बनेगा? डिफरेंट। तो यहां पर ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी, ये हमेशा डॉट में ही रहेगी, हमेशा डॉट में रहेगी। यहां पर ये बना सकते हो, क्योंकि ये हमेशा डॉट में रहेगी, इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, ऑलवेज अ प्रॉब्लम। दिमाग में रखना एक बात, तुम में से कोई कह दे कि ये ई तो कांस्टेंट है, इसको सर बाहर निकालते हैं। ई क्यों मैं कांस्टेंट? अरे वहीं से तो दिया यूनिफॉर्म, सर ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, अंदर बचा डी ए। ऐसी गलती नहीं करना, ये मल्टीपल में नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे उठा के बाहर नहीं फेंकना, अनलेस तुम इस डॉट को कॉस में कन्वर्ट कर सको, फिर लिखते तुम ई डी ए कॉस थीटा। अब ई बाहर आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थीटा पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? बिकॉज देयर आर मेनी थीटाज, एवरी टाइम थीटा इज चेंजिंग। सो इसीलिए यूजुअली कहा जाता है कि इन इंटीग्रल्स के साथ छेड़ा ही नहीं जा सकता, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेसी है मैथमेटिकल, बहुत बड़ा मैथमेटिकल इशू हो जाता है। इन इंटीग्रल्स को बस ये लिखने के लिए लिखे जाते हैं, कुछ कुछ केसेस में छेड़े जा सकते हैं, कुछ केसेस में किया जा सकता है, जैसे यहां पर हमें पता है, ठीक है। सो ये भी लिखना गलत है, सो इसको इतना ही लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ई डॉट डी है। तो ये बच्चा पूरा परेशान। लेकिन जिस बच्चे को एक कॉन्सेप्शन होगा फ्लक्स का, वो कहेगा भाई जितना इसके थ्रू अंदर आया, किसके थ्रू? इस एरिया, यही तो बाहर जा रहा है, यही फ्लक्स तो बाहर जा रहा है इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू। सो वट एवर कम्स इन थ्रू द फ्लैट सरफेस गोज आउट थ्रू द फ्लैट कर्व्ड सरफेस, देयरफॉर फाई 2 इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर ई। यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये गोइंग आउट है, so it is pi r square e. Total flux phi 1 plus phi 2 is equal to 0 because minus pi r square e plus pi r square e is equal to 0. बात खत्म। अच्छा, जिस बच्चे को ये भी नहीं पता हो, इतना भी ना करना है, वो इतना तो याद रख सकते हो ना, जो अभी पढ़ा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी बॉडी के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होता है? 0। मैं कहूँ यहाँ पर ऐसा क्या, net flux is equal to 0 because we have read it. So it means phi 1 flux through the flat plus let the flux through the curved be phi 2 should be equal to 0. Phi 1 कितना? minus pi r square e plus phi 2 is equal to 0. तो phi 2 तुम्हें मिलेगा pi r square e. यहाँ हमने ये चीज़ इंट्यूशन से निकाली और यहाँ पर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक।
देखो बच्चा, एक और चीज़, ये जो कर्व के थ्रू इसने फ्लक्स पूछा था ना, किसके थ्रू, इस कर्व पोर्शन के थ्रू जो इसने फ्लक्स पूछा था ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता अनलेस, अगर 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 आपके पास ये कर्व सरफेस होती ही नहीं। तो इन अ वे दिस कर्व सरफेस हैज़ प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल सरफेस। इसने आपका काम आसान कर दिया। और न्यूमेरिकल्स में मैं बोलता हूँ आपको, जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल्स है ना, ये दो टाइप के होंगे मेनली। एक जगह आपको फ्लक्स निकालना होगा सरफेसेस के थ्रू, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई होगी, ठीक है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। और दूसरे केसेस में आपको चार्जेस दिए होंगे, चार्ज दिया होगा, आपको फिर देखना है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फिर फ्लक्स निकालना है, वो आगे चल के करेंगे, फिलहाल के लिए ये वाले। तो इन केसेस में क्या होगा ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से दिया हो, अगर आपको कोई सरफेस कहीं दिखी जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो स्ट्रेट फ्लैट नहीं है, आप उस क्वेश्चन में, उस न्यूमेरिकल में कहीं देखो, कहीं ऐसी कोई फ्लैट सरफेस भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, फिर चाहे वो इमेजिनरी फ्लैट सरफेस ही क्यों ना हो, जिसके थ्रू मैं फ्लक्स का आंसर कितना लिख सकता हूँ, ई डॉट ए सीधा, और फिर मुझे पता चले कि यही फ्लक्स तो कर्व के थ्रू निकल रहा है, और फिर मुझे कर्व का इंटीग्रल सॉल्व ही ना करना पड़े जैसे यहाँ पर किया। क्योंकि कर्व का इंटीग्रल कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत हाइयर आप थ्योरम्स लगती है, मुझे लगता है, मुझे खुद भी याद नहीं है अभी ग्रीन्स थ्योरम वगैरह वो सब। सो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम, इट इज़ अ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसीलिए ये चीज़ें दिमाग में रखना। डू लुक फॉर अ फ्लैट सरफेस इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ज़रूरी है कि उस न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कोई फ्लैट पोर्शन तो होगा जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो और आंसर पता चल जाए, ठीक, ओके, ऑल राइट। अच्छा, ये तो हो गया इतना। इस पर न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है, मैं आपको ये न्यूमेरिकल पूछूं कि नहीं पूछूं, ठीक। आप मुझे ये वाला करके दो, इसमें से मैं बताता हूँ कौन सा। वो दो तो नहीं अभी के लिए, इसमें मुझे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये दो करवाने के लिए आपसे आई हैव टू शो यू समथिंग एज एन एनिमेशन। आप मुझे बस ये वाला करके दो, कौन सा, ये पोर्शन, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना, इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल देना, ठीक। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दैट कर्व सरफेस, ये वाला अभी नहीं, नॉट दिस वन, ये अभी ज़रूरत नहीं है, ये हमें चार्ज से पता चल जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। सो फॉर नाउ दिस वाज द कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना। अच्छा, एक और मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। हाउ डू आई पुट इट, ठीक है, मैं देखता हूँ आपको ये आएगा करना कि नहीं। ओ नो, ठीक है बेटा, अरे यार, ओके, ये क्या है, ये एक सिलेंडर का आधा पोर्शन है, समझ गए, सिलेंडर को काटा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस तरह से आ रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू है E, इसकी हाइट है बेटा H, ये है A। फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ठीक, नेटफ्लिक्स नहीं है, नेट फ्लक्स है, ठीक है। ये आप मुझे करके देना, लेट मी सी हाउ विल डू इट एंड विल देन मूव फॉरवर्ड। अगर आपको ये करना आ गया ना, तो मुझे, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ भाई काम तो हुआ है, ठीक। डू इट एंड लेट मी नो, ठीक है।